हेलो एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए, टॉपिक है आपका जलवायु। इसको काफ़ी पार्ट कवर कर चुके हैं, मुझे नहीं पता 5 या 6 शायद कर लिए हैं कि 4 कर लिए, तो आप लोग देख लेना, इतना याद नहीं है। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करते हैं और देखते हैं। आज शायद आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा, नहीं होता है तो एक पार्ट में और कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। और ये चैप्टर आपका जैसे ही समाप्त होता है तो फिर इसमें कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, सारा कुछ हम लोग देख चुके हैं। देखिए, ये सारा कुछ ITCZ सब वगैरह देख चुके हैं। ये आपका मैप दिया हुआ है। मैप तो इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं। देखिए, मैं आपको एक दो मैप इधर पर समझाने की कोशिश करूँ तो ये नहीं, इधर पे देखिए, इधर पे आगे वाले मैप आपके कल मैंने बताए नहीं आपको। इधर पे देखिए, इधर पे क्या है कि अगर आप इधर पे देखते हैं तो इसमें लिखा हुआ है भारत वायुभार एवं धरातलीय पवनें किसकी जनवरी की बात कर रहा है। तो जनवरी में पवनें आपकी कुछ इस प्रकार से चल रही हैं, यानी इस साइड की ओर वापस हो जा रही हैं लगभग। ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा आगे देखिएगा। अब इसमें क्या दिया हुआ है, जुलाई में टेम्परेचर दिया हुआ है, इसको देख लेना। और ये जो है आपका, देखिए इधर पे ये दिया हुआ है आपका कब का, तो ये दिया हुआ है भारत में जुलाई के समय पर। ठीक है, धरातलीय पवनें, तो जुलाई के समय पर मानसून आता है। तो देखिए इधर पे इसी प्रकार से तो आपकी पवनें जा रही हैं ना। ठीक है, यही तो हमारा मानसून का आना हो गया आपका। अब चलिए इधर में आगे देखते हैं। तो ये सारा कुछ हम लोग फूलों की बौछार, आम्र वर्षा देख चुके थे, काल वैसाखी। आज हमें देखना था, देखिए दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु आती है, तो उसमें चीज़ें देखनी थी कि जब दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु आती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वर्षा ऋतु कहते हैं। दक्षिण पश्चिम, देखिए 1 मिनट के लिए इसको कर लिया जूम। अब देखिए इधर पे, अगर इधर पे देखिए पूरब, पश्चिम, इधर पे उत्तर, इधर पे दक्षिण, तो देखिए ये रहा आपका दक्षिण पश्चिम। ठीक है, ये रहा दक्षिण पश्चिम। और इसी प्रकार से तो आपकी इस प्रकार से पवनें आती हैं। तो इसी को तो हम मानसून का आगमन यानी मानसून का आना कहते हैं। और मानसून जैसे ही आता है तो उसको हम वर्षा ऋतु कहते हैं। आगे देखिए, मई के महीने में क्या होता है कि जो मई का महीना होता है, उत्तर पश्चिमी मैदानों में तापमान के तेज़ी से बढ़ने के कारण उत्तर पश्चिमी मैदानों में तापमान तेज़ी से बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं। किस मैदान की बात कर रहा है? उत्तर पश्चिमी मैदान की। तो अगर आप इस प्रकार से इसमें पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो इस साइड आपके जो राज्य पड़ते हैं यहाँ पे कौन सी उत्तर पश्चिमी राज्य, उत्तर पश्चिमी राज्य में आपका पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आपके वगैरह आ जाएंगी। तो वो जो आपकी दिल्ली आ जाएगा, ठीक है, और आपका पश्चिमी यूपी आ जाएगा। तो ये जो मैदान आपके पड़ रहे हैं यहाँ पे उत्तर पश्चिम मैदानों में, तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो तेज़ी से बढ़ने के कारण क्या होता है, यहाँ पे निम्न वायुदाब की स्थिति बन जाती है। ठीक है, मई में तो अच्छी गर्मी रहती है आपके उत्तर भारत के मैदानों में। ठीक है, तो वही में ये आपका हिस्सा आ रहा है उत्तर भारत के मैदानों में। तो वहाँ पे क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है मई के महीने में। और जब टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो जो है आपकी सरफेस, ठीक है, सरफेस क्या रहेगी, जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो, ठीक है, तो ये रहेगा टेम्परेचर गर्म। और जब यहाँ से इसके कांटेक्ट में, सरफेस के कांटेक्ट में जो हवाएं आएंगी वो भी गर्म होंगी। और गर्म हवा होगी तो गर्म हवा, आपको पता है कि गर्म हवा होते ही ऊपर उठने लगती है। और जैसे ही हवा ऊपर उठेगी तो नीचे का स्थान जो है खाली हो जाएगा हवा का। और जैसे ही नीचे का स्थान खाली होता है तो बनेगा निम्न दाब क्षेत्र। ठीक है, निम्न वायुदाब क्षेत्र। और जैसे ही निम्न वायुदाब क्षेत्र बनेगा तो क्या होगा, जहाँ पे उच्च वायुदाब क्षेत्र होगा वो जो हवाएं हैं इसकी साइड भागेंगी इस प्रकार से। ठीक है, निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर भागेंगी। तो इधर पे क्या हुआ, मई के महीने में बन गया निम्न वायुदाब क्षेत्र। ठीक है, और अधिक गहराने लगती हैं। ठीक है, यानी बहुत अधिक ज़्यादा निम्न वायुदाब आपका इधर पर बन जाता है। अब क्या होता है, जून के आरंभ में ये दशाएं इतनी शक्तिशाली हो जाती हैं कि वे हिंद महासागर से आने वाली दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित कर लेती हैं। तो इधर पर क्या होता है कि जून के आरंभ में ये दशाएं कैसी होती हैं, इतनी शक्तिशाली हो जाती है, यानी यहाँ पे इतना भयानक तरीके से आपका निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है कि उत्तरी गोलार्ध को छोड़ के जो दक्षिणी गोलार्ध में पवनें चल रही हैं उनको आकर्षित करती हैं। ठीक है, यानी पूरी दक्षिणी गोलार्ध की पवनों को अपनी तरफ खींच लेती हैं। अब इससे क्या होता है कि पवनों की होती है दिशा चेंज, क्योंकि आपको पता है कि उत्तर में आपका कोरियोलिस बल दूसरी साइड लगता है। अगर आप बोलें तो अगर आप इस प्रकार से पृथ्वी बनाते हैं और ये 0 डिग्री, तो ये आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया दक्षिणी गोलार्ध। हम इसको रेड करके देखिए, कोरियोलिस बल बताऊंगे आपको। अगर कोई पवन इस प्रकार से चलना चाहती है तो मुड़ कहाँ जाती है, अपनी सीधे हाथ की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, सीधे हाथ को आप दाएं भी बोल सकते हैं और दाएं नहीं बोलना है आपको तो आप राइट भी बोल सकते हैं। लेकिन दक्षिण गोलार्ध में क्या होता है
कि मान लीजिए इधर से पवन चलना स्टार्ट होती है और उसको चलना है इस प्रकार से सीधा, लेकिन अपने उल्टे हाथ की साइड मुड़ जाएगी, यानी अपने लेफ्ट में मुड़ जाएगी। अब ये डिस्टर्बेंस होता है कि जो पवनें हैं चल रही हैं आपकी, ठीक है, अब उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में तो ये अपने उल्टे हाथ की साइड मुड़ना है, ठीक है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में मुड़ती हैं अपने सीधे हाथ के साइड। और अब इसमें स्थिति क्या बन रही है कि मई के महीने में क्या बताया कि इतना निम्न दाब बन जाता है, इतना निम्न दाब बन जाता है कि वो क्या करती हैं, उत्तरी गोलार्ध को तो छोड़ दक्षिणी गोलार्ध की पवनों को अपने तरफ खींच लेती हैं। और जब दक्षिणी गोलार्ध की पवनें जो हैं उत्तरी गोलार्ध में जैसे ही प्रवेश करेंगी 0 डिग्री को पार करते ही, तो क्या होगा, 0 डिग्री के पार करते ही दक्षिणी गोलार्ध की पवनें उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करेंगी तो उनकी दिशा चेंज होगी। तो वही स्थिति बनती है, मैंने आपको पहले भी अभी समझाया था। देखिए इधर पे एक बार देखिए, फिर इसको हम चेंज करते हैं इसकी दिशा। तो इसमें क्या होता है कि जून के आरंभ में दिशा बहुत तेज हो जाती है, ठीक है, जून की स्टार्टिंग में ही तो आपका मानसून आता है, उन्हीं पवनों को तो आकर्षित करता है, दक्षिण की पवनों को, ठीक है। जून के आरंभ में ये दशाएं इतनी शक्तिशाली हो जाती हैं कि वे हिंद महासागर से आने वाली और कौन से गोलार्ध की, दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें यानी ट्रेड विंड, ठीक है, जिन पवनों से व्यापार किया जाता है, जिन पवनों से व्यापार के जहाज चलाए जाते हैं, उनकी दिशा देख के उनको हम कहते हैं व्यापारिक पवनें। तो उन व्यापारिक पवनों की क्या करती हैं, दक्षिणी गोलार्ध से अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। और ये जब दक्षिणी गोलार्ध की पवनें उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करेंगी तो दिशा चेंज हो गई। देखिए इधर पे ये दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार करती, भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री को पार करते ही बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में प्रवेश करती हैं। और जब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करेंगी तो किस में आ गई, आ गई उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, जहाँ ये भारत के ऊपर विद्यमान वायु संचरण में मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये पवनें क्या करती हैं, इधर पे मिल जाती हैं। देखिए इधर पे कि ये रहा आपकी पृथ्वी, ये रहा 0 डिग्री, ठीक है, और ये रहा 23.5 तो नहीं, इधर पे आपको क्या देखना है, उत्तर दक्षिण देख लीजिए, बस काफ़ी है। तो देखिए इधर पे क्या हुआ कि इधर पवनें कुछ चल रही हैं आपकी कुछ इस प्रकार की, ठीक है, ये अपनी क्या चलना था, इस प्रकार से चल रही हैं, ठीक है, यानी इनको चलना था सीधा, पवनों को दक्षिणी गोलार्ध में चलना था सीधा, लेकिन मुड़ गई हल्की सी क्या मुड़ ही गई ना, इधर पर मुड़ गई पूरी अपने उल्टे हाथ के साइड, यानी अपने लेफ्ट साइड में मुड़ गई। अब इन्होंने क्या किया, ये पवनें क्या हुई, 0 डिग्री को इन्होंने पार किया और प्रवेश किया उत्तरी गोलार्ध में। अब चलना था तो इनको ऐसा दक्षिणी गोलार्ध में, लेकिन अब मुड़ेंगी किस साइड, अपने अपने क्या करेंगी, राइट हैंड की साइड मुड़ जाएंगी, यानी अपने जो है सीधे हाथ की साइड मुड़ेंगी। अब सीधे हाथ के साइड मुड़ने का मतलब क्या है, इसका सीधा हाथ कहाँ पर होगा, इसका सीधा हाथ अगर आप इधर पे देखें तो इस साइड होगा। तो पवनें चलना चाहती थी ऐसा, लेकिन मुड़ गई इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से मुड़ गई। तो ये पवनें चलेंगी अब ऐसी, और जब ऐसी पवनें चलेंगी तो यही तो है पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, यही तो आपका दक्षिण पश्चिम मानसून यही तो आएगा, ठीक है। यही तो बता रखा है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में पवनें कुछ इस प्रकार से चलने लगती हैं, तो ऐसे ही तो इंडिया में प्रवेश करती हैं। तो ये कहाँ की पवनें, ये तो ट्रेड विंड है, कहाँ की ट्रेड विंड है, दक्षिणी गोलार्ध की ट्रेड विंड है, जो कि निम्न दाब के कारण खिंचाव में आ जाती हैं उत्तरी गोलार्ध में और अपनी दिशा चेंज कर देती हैं। और किन पवनों का बिगड़ा हुआ रूप है, तो आप बताएंगे कि दक्षिण पूर्व पवनों का बिगड़ा हुआ रूप है ये जो मानसून लाती हैं। किन पवनों का बिगड़ा हुआ रूप है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून का बिगड़ा हुआ रूप है, जो कि हमें देखने को मिलती हैं दक्षिण पूर्व का बिगड़ा हुआ रूप है, और देखने को हमें किस में आती हैं, तो हमें दक्षिण पश्चिम को देखने में मिलती हैं। यानी चलना था इनको ऐसा, लेकिन चल गई ऐसा है, ठीक है। अगर आप देखें इधर पे देखना एक बार, देखिए इधर पे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चल तो रही थी पवनें इस प्रकार से, तो इनको हम नाम क्या देंगे, अगर इनकी हम पूंछ पकड़ के देखें पवनों की तो कौन सा नाम आएगा आपका, पूरब दक्षिण, ठीक है। लेकिन ये बिगड़े रूप के कारण किस प्रकार से चलने लगी, इस प्रकार से। अब ये बिगड़े रूप के कारण जब इस प्रकार से चलती हैं तो अब हम इनको क्या कहेंगे, अब इनको हम कहेंगे दक्षिण पश्चिम। तो एग्जाम में सीधी सीधी भी पूछता है कभी कभी कि ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है किन पवनों का बिगड़ा हुआ रूप है, तो हमें पता होना चाहिए कि दक्षिण पूर्व का बिगड़ा हुआ रूप है, ठीक है। किसका, दक्षिण पूर्व का बिगड़ा हुआ रूप है, जो कि आपकी दक्षिणी गोलार्ध से आकर्षित होती हैं, उत्तरी गोलार्ध में आती हैं और कोरोलिसिस बल के कारण इनका रूप बिगड़ जाता है।
तो इनका नाम भी चेंज हो जाता है। चलिए इधर पे आगे देखिए, यहाँ क्या होता है, जहाँ ये भारत के ऊपर विद्यमान वायु संचरण से मिल जाती हैं तो ये पवनें आती हैं और भारत के ऊपर जो वायु संचरण विद्यमान है उसमें मिल जाती हैं। भूमध्य रेखीय गर्म समुद्री धाराओं के ऊपर जो भूमध्य रेखा पे गर्म समुद्री धारा है, भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें जो 12 महीने हैं 12 महीने सीधे पड़ती हैं। और 12 महीने सीधे पड़ने का क्या मतलब है, भूमध्य रेखा पर क्या होगा, 12 महीने आराम से गर्मी का मौसम रहेगा। गर्मी का मौसम यानी से क्या मतलब है, बाष्पीकरण यहाँ पे परमानेंट होगा, ठीक है। यानी उसकी जो सरफेस है पृथ्वी की हमेशा गर्म रहेगी भूमध्य रेखा पर, और जब सरफेस हमेशा गर्म रहेगी भूमध्य रेखा पर तो जो पवनें हैं वहाँ पे हमेशा ही गर्म होती रहेंगी। भूमध्य रेखीय गर्म समुद्री धाराओं के ऊपर से गुजरने के कारण ये पवनें अपने साथ पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता लाती हैं। यानी ये दक्षिण से क्या करती हैं, भूमध्य रेखा को पार करती हैं। भूमध्य रेखा पर रहती है आपकी गर्मी, सूर्य की किरणें सीधी वहाँ पे आपकी 12 महीने पड़ रही हैं, ठीक है। अब वहाँ पे जैसे ही वहाँ से निकलेंगी तो उधर क्या करती हैं, उधर मिलता है उनको बाष्पीकरण, यानी उधर उनको अच्छा खासा जल वाष्प मिल जाता है बाष्पीकरण होने के कारण। तो उस जल वाष्प को क्या करती हैं, अपने साथ खींच लेती हैं, और अपने साथ उस जल वाष्प को खींच लेने के कारण उनमें हो जाती है अच्छी खासी आर्द्रता, ठीक है। तो अभी प्रवेश करती हैं इंडिया में। देखिए इधर पे कि ये पवनें क्या करती हैं, अपने साथ पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता लेती हैं। भूमध्य रेखा को पार करके इनकी दिशा कैसी हो जाती है, दक्षिण पश्चिम हो जाती है। जैसे इधर उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती हैं, इनकी क्या है, इनकी जो है दक्षिण पूर्व से दिशा आप कैसी हो गई है, बिगड़ गया इनका नाम, किस में बदल गया, दक्षिण पश्चिम में। यानी पूरब की जगह क्या हो जाता है, पश्चिम, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम नाम इनका हो जाता है। तो बस यही जो दक्षिण पश्चिम हो रहा है इसी को तो हम कहते हैं मानसून, ठीक है। इसी को तो हम कहते हैं इंडिया में दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवेश करता है, तो इसी को तो हम कह रहे हैं, इसी कारण तो इन्हें हम दक्षिण पश्चिम मानसून कह देते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इधर पे अभी क्या बना हुआ है, इधर पे 1 मिनट के लिए देखिए कि क्या बना हुआ है, भारत वायुभार एवं धरातलीय पवनें जून से सितंबर। 1 मिनट के लिए इसमें शायद बरसात दी हुई है। हाँ देखिए इधर पे जून से सितंबर आपका पूरा चौमासे का महीना दिया हुआ है, बरसात का मौसम, और बताया गया है कि मौसमी वर्षा कहाँ से कहाँ कितनी वर्षा होती है। तो अगर आप इधर पे देखते हैं, ये आपका दिया कि जितना डार्क है, मतलब इधर पे आप पूरा ब्लैक देख रहे हैं तो यहाँ 400 से अधिक वर्षा होती है, यानी काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है। लेकिन 200 से 400 थोड़ा हल्का सा जो आपका ब्लैक है इधर पे होती है, और हल्का ब्लैक है उधर पे आपकी 100 से 200 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है, ठीक है। और आपके इधर पे वाइट दिख रहा है 60 से, और मतलब और थोड़ा कम 60 से 100 हो जाएगी। अभी लाइन आपको दिख रही है इधर पे 60 से 40, डॉट लाइन दिख रही है इधर पे आपको कितनी मिलेगी वर्षा, 20 से 40। और जहाँ पे आपको बिंदु दिखेंगी वहाँ पे तो 0%, यानी आप देखें तो 0 से 20 जो है सेंटीमीटर बरसात होती है। तो अब देखिए इधर पे कि 400 से अधिक बरसात तो आपकी कम ही मिलेगी। फिलहाल आपका जो मेघालय है, मेघालय में आपका मौसिनराम जगह है, ठीक है। और मेघालय में जो मौसिनराम जगह है आपकी, वो दुनिया की सबसे ज़्यादा बरसात वाला क्षेत्र है, ठीक है। अब देखिए इधर पे ये जो क्षेत्र है आपका ये वाला, ठीक है, 400 के लिए अगर आप देखें, और ये इधर पे आप देखें तो ये वाला आपका मेघालय का क्षेत्र आपको 400 के लिए दिख जाएगा, ठीक है। और ये पहाड़ी क्षेत्र है। इसके बाद देखिए आप कि जो आपका इतना वाला डार्क है, मतलब ये थोड़ा हल्का सा ब्लैक है, इतना ज़्यादा नहीं है, कम ब्लैक है इससे। तो इधर पे देखिए कि आपको इधर पे पता है कि इधर पे मिलेगा आपको पश्चिमी घाट, और जो मानसून आ रहा है आपका, ये मानसून आपका आ रहा है दक्षिण पश्चिम मानसून, इससे टकराता है, इस घाट से टकराता है, ठीक है। यानी अगर आप बात करें तो पश्चिमी घाट से टकराता है तो यहाँ पे ज़्यादा बारिश करा देता है। तो इसके क्या होता है, इसका पूर्वी भाग है, ठीक है, ये इसका पश्चिमी भाग है, तो पश्चिमी भाग में ही ज़्यादा बारिश करा देता है। तो अगर आप देखें गौर से तो आपको दिखेगा कि पश्चिमी भाग में ही ज़्यादा बरसात आपको इधर पे दिख रही है। और ये मान लीजिए अगर ये आप ब्लू से देखें, देखिए इधर पे ब्लू से अगर आप देखें तो ये हो गया पश्चिमी घाट, ठीक है, पतला सा पश्चिमी घाट मान लीजिए। तो पश्चिमी घाट के जैसे ही आप इस भाग में आते हैं, इसकी पूर्वी ढलान में, तो पूर्वी ढलान में आपको उतना ज़्यादा बारिश नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि पवनें उतनी ज़्यादा आपकी नहीं निकल पाती हैं, थोड़ी बहुत पवनें निकल पाती हैं, दूसरी साइड से थोड़ी बहुत बरसात भी करा देती हैं। तो ये आपको देख लेना एक बार कि कहाँ पर किस प्रकार से बरसात हो रही है। इसके बाद मैं आपको आगे बताती हूँ। तो चलिए इसमें आगे देखते हैं। तो अब आ गया दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु में वर्षा अचानक आरंभ हो जाती है, अचानक ही बरसात होती है। जून के फर्स्ट वीक में क्या करती है, केरल में बरसात हिट कर जाती है, ठीक है। तो वहाँ से अचानक बरसात होने लगती है। पहली बार इसका असर यह होता है कि तापमान में काफ़ी गिरावट हो जाती है। तापमान जो आपका बहुत प्रचंड टाइप का तापमान इसमें दिखाया गया है, ठीक है। और उस तापमान में क्या होती है, उत्तर भारत में भी आपका जैसे ही बारिश आती है और पहली बारिश होती है तो वहाँ पर भी टेम्परेचर हल्का सा गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो पहली बात तो जून में उत्तर भारत में
में बारिश नहीं पहुंचती है, जुलाई में पहुंचती है, ठीक है। यानी मानसून जो आपका जुलाई के समय पर उत्तर भारत में पहुंचता है, यूपी एमपी की साइड, ठीक है, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, यूपी एमपी, बिहार। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे जून के फर्स्ट वीक में पहुँचता है। और जब केरल में अगर आप देखते हैं तो जून के फर्स्ट वीक, ठीक है, जुलाई नहीं, जून के फर्स्ट वीक में हिट कर जाता है और जुलाई तक यूपी तक या फिर उत्तर भारत के मैदानों में पहुँचता है। अब देखिए आगे तो क्या है कि तापमान में क्या होता है, काफ़ी गिरावट देखने को मिल जाती है। प्रचंड गर्जन और बिजली की कड़क के साथ इन आर्द्रता भरी पवनों का अचानक चलना प्रायः मानसून का प्रस्फुट कहलाता है। प्रस्फुट मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ का एकदम से फटना। तो देखिए एकदम से ही तो आपकी बारिश आ जाती है, ठीक है, एकदम से बारिश आ जाती है। अगर आप गर्मियों में देखें तो बिल्कुल बारिश नहीं होगी, और एकदम से बारिश आ जाती तो हम उसको क्या कह देंगे, मानसून का प्रस्फुट, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है, जून के पहले सप्ताह में क्या होता है कि जून में आ गया तो जून के पहले सप्ताह में केरल में सबसे पहले बारिश हो जाती है। कर्नाटक में, कर्नाटक थोड़ा आपका ऊपर है, केरल से ऊपर कर्नाटक है तो थोड़ा हल्का सा टाइम लग जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद गोवा, गोवा के बाद महाराष्ट्र, ठीक है। अगर आप इस प्रकार से देखें, अगर आप इस प्रकार से देखें तो केरल मिलेगा आपको यहाँ, ठीक है, कर्नाटक मिलेगा आपको यहाँ, गोवा मिलेगा आपको यहाँ, ठीक है। और अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र मिलेगा आपको यहाँ। तो देखिए जैसे ही मानसून आता है इस प्रकार से ऊपर ऊपर अगर जाएगा तो उसको टाइम लगेगा ना, हल्का सा 2-2, 4-4 दिन में अंतर आएगा ना। तो सबसे पहले कहाँ पे हिट करेगा, केरल में, फिर कर्नाटक, कर्नाटक गोवा, गोवा के बाद महाराष्ट्र। तो इसी प्रकार से ऊपर की साइड जैसे ही मानसून जाएगा वैसे ही क्या होता है, इसके तटीय भागों में मानसून फट पड़ता है। यानी जैसे ही ऊपर ऊपर की साइड जाता है तो जैसे ही बारिश करा देता है। देखिए जबकि देश के आंतरिक भागों में, अब जब जो आपका पश्चिमी तट है यानी पश्चिमी घाट है या पश्चिम में जो पहाड़ियाँ हैं आपकी, वो क्या करती हैं, मानसून को रोक लेती हैं, अवरोध उत्पन्न करती हैं वहाँ पे। जब मानसून को रोकेंगी उस पर प्रेशर पड़ेगा मानसून पर, तो वो वहाँ पे बारिश करा देती हैं पवनें। लेकिन अब आंतरिक भागों में थोड़ा टाइम लगेगा, जाने में लगेगा ही, क्योंकि आप भी बता दीजिए, जैसे मान लीजिए कोई एक जगह है, आप यहाँ पे हैं, यहाँ तक आपको जाना है, तो यहाँ पर 100 किलोमीटर की दूरी है पूरी, ठीक है, 100 किलोमीटर की दूरी है, इतनी 50 की दूरी है। तो सबसे पहले आप कहाँ पहुंचेंगे, 50 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचेंगे ना। यानी यहाँ से अगर आप चलते हैं तो 50 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच जाएंगे, इसके बाद ही तो आपको पूरी 100 किलोमीटर तक की दूरी आप तय कर सकते हैं। तो वही चीज़ मानसून की होती है, ठीक है, पवनें हैं, चलती हैं। आगे देखिए क्या है, जबकि देश के आंतरिक भाग में या जुलाई के पहले सप्ताह तक पहुंच पाता है। तो क्या करता है कि देश के पूरे आंतरिक भाग में जुलाई के पहले सप्ताह में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे मानसून ना पहुंच पाए। चलिए अब आगे देखिए, मध्य जून से मध्य जुलाई के बीच दिन के तापमान में क्या होता है कि 5 से 8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ जाती है। मान लीजिए 48 है यूपी का टेम्परेचर, तो कितना गिर जाता है, कितना गिर जाएगा आपका मध्य जुलाई तक, 8 डिग्री के आसपास, 7-8 डिग्री के 5 से 8 डिग्री, 5 डिग्री गिर जाएगा, 7 डिग्री, एकदम से नहीं गिरेगा, 5 गिर जाएगा, हो सकता है फिर 2-3 दिन में अच्छी खासी बारिश हो जाए तो 6 गिर जाएगा, 7 गिर जाएगा। तो इस प्रकार से आपका टेम्परेचर गिरता है, ठीक है, ज़्यादा कम नहीं होता है, थोड़ी बहुत ही गिर पाता है। आगे देखिए, ज्यों ही ये पवनें स्थल पर पहुंचती हैं, अब ये पवनें क्या हैं आपकी, स्थल पर तो पहुंचेंगी ना, ठीक है, समुद्र से आ रही हैं, अब स्थल पर टकराएं, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करते हैं, स्थल में पहुंचेंगी अंदर। तो जैसे ही स्थल पर पहुंचती हैं तो उच्चावच और उत्तर पश्चिमी भारत पर स्थित तापीय निम्न वायुदाब इनकी दक्षिण पश्चिमी दिशा को संशोधित कर देता है। तो अब क्या होता है कि जैसे ही प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले तो इन्हें टकराना पड़ता है किससे, पश्चिमी घाट से। तो एक उच्चावच है, उच्चावच क्या है आपका, धरातल का ऊंचा नीचा भाग होना की तो हम उच्चावच कहते हैं। कहीं पे ऊंचाई है, कहीं पे नीचाई है, कहीं पे पर्वत है, कहीं पे पठार हैं, ठीक है, कहीं पे घाटियाँ मिल जाती हैं। तो वो चीज़ क्या करती है, इसको प्रभावित करती है। तो सबसे पहले तो आपने देखा पश्चिमी घाट से टकराई तो उसी ने इसको प्रभावित कर दिया, इतनी बात हो गई। अब उधर पे क्या निकल के बात आती है कि जैसे हमने देखा था उत्तर पश्चिमी, जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के मैदान में देखे थे, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, ठीक है, अगर आप बोलें तो पश्चिमी यूपी, ठीक है। तो ये जब हमने स्थिति देखी थी वहाँ पे आपने देखा था कि यहाँ का टेम्परेचर निम्न वायुदाब बन रहा है। तो जब निम्न वायुदाब बन रहा है तो वो अपनी ओर तेज़ी से खींचेगा, ठीक है, इस मानसून को अपनी ओर तेज़ी से खींचेगा, बिल्कुल खींचेगा। और क्या करेगा कि ये जो आपकी उच्चावच और ये जो आपका निम्न दाब है, इससे क्या होगा कि इसकी दिशा में संशोधित होगा। यानी इसकी जो दिशा आराम से दक्षिण पश्चिम चल रही थी वो थोड़ी गड़बड़ा जाएगी, ठीक है, यानी दिशा थोड़ी गड़बड़ा जाएगी। इसलिए अगर आप ऊपर अपने वो तीर देखे थे ना, यहाँ पे इस प्रकार से ऐसे चल रहे थे, तो सब एक जैसी दिशा में नहीं थे, कोई कहीं पे कोई कहीं पे,
अब देखिए अब क्या होता है कि मानसून क्या होता है, दो शाखाओं में बट जाता है। एक तो बटता है अरब सागर की शाखा, दूसरा बटता है बंगाल की खाड़ी की शाखा। देखिए अगर आप इंडिया का मैप देखें तो कुछ इस प्रकार से आपका नीचे प्रायद्वीप भारत दिखेगा। अब अगर आप इसको रेड कर लेते हैं, कुछ इस प्रकार से आपको मानसून दिखेगा, ठीक है, इस प्रकार से आपको मानसून दिखेगा मानसून आपको। यानी अगर आप इधर बात करते हैं तो ये तो होता है आपका बे ऑफ बंगाल हो गया, ये हो गया आपका अरेबियन सी, अरब सागर। तो ये शाखा आपकी एक बे ऑफ बंगाल में बट गई, एक बट गई अरब सागर में। और अरब सागर की जो शाखा क्या होती है, पश्चिमी घाट से फटाक से इधर पर टकरा जाती है एकदम, ठीक है। लेकिन बे ऑफ बंगाल की शाखा कुछ इस प्रकार से चल रही है, देख पा रहे हो आप। तो टकराती कहाँ पे, तो ये म्यांमार वगैरह पे जाती है यानी, ठीक है। अभी टकराएगी कहाँ पे, इसको कहाँ मिलेगा टकराने के लिए जगह, तो ये निकल के जाएगी कहाँ पे, ये पहुँचती है हमारे उत्तर पूर्व के राज्यों में। कहाँ पे पहुँचती है, उत्तर पूर्व के राज्यों में पहुँचती है। वहाँ पे आपका म्यांमार भी मिल जाता है, वहाँ पे इसको पूर्वांचल का भाग भी मिल जाता है। पूर्वांचल का भाग क्या है, पूर्वांचल का भाग आपका हिमालय का फैला हुआ भाग है, और जब पूर्वांचल की पहाड़ियों से टकराएगी तो वहाँ पे बारिश कराएगी, ठीक है। गारो खासी जयंतियाँ उधर पे आपको मेघालय में इसको पहाड़ियाँ मिलती हैं, वहाँ पे हवाएं फंस जाती हैं। हवाएं फंस जाने के कारण क्या होता है, मेघालय में हवाएं बाहर नहीं निकल पाती हैं, उनसे एक दूसरे से टकरा के पहाड़ियों से उधर पे अत्यधिक बरसात कराती हैं, और अत्यधिक बरसात कराने के कारण मेघालय के मौसिनराम क्षेत्र को दुनिया का सबसे ज़्यादा बरसात वाला क्षेत्र माना गया है। चलिए अब आगे देखिएगा। अब हम देखते हैं कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की शाखाएं किस प्रकार से आगे बढ़ती हैं और कहाँ कहाँ पे हिट करती हैं, कहाँ कहाँ पे बरसात कराती हैं और कितनी कितनी बरसात कराती हैं। तो सबसे पहले बात करें हम अरब सागर की, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए अरब सागर की शाखा है, क्योंकि जो आपकी बे ऑफ बंगाल की शाखा है वो तो आपकी कहीं की कहीं जाती है, ठीक है, और लौट लाट के आ भी जाती है। चलिए देखिए इधर पे अरब सागर से उत्पन्न होने वाली मानसून पवनें आगे 3 शाखाओं में बढ़ती हैं, इसकी 3 शाखाओं में बढ़ जाती हैं। तो पहली शाखा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा गौर से देखना, ठीक है, और मैप खोपड़ी में रखना ताकि ध्यान रहे हमें चीज़ें। तो देखना इसकी एक शाखा को पश्चिमी घाट रोक देता है, एक शाखा हम क्या मानते हैं कि एक शाखा पश्चिमी घाट ने रोक दिया। अगर पश्चिमी घाट की अगर आप बात करते हैं तो पश्चिमी घाट अगर आप बात करेंगे तो एक तो आपका महाराष्ट्र में मिलेगा आपको पश्चिमी घाट, दूसरी बात करेंगे अब तो इधर आपको 5 राज्यों में मिलता है आपको पश्चिमी घाट, ठीक है। यानी ये जो पहली शाखा है जो पश्चिमी घाट से टकराती है वो 5 राज्यों में बारिश कराएगी लगभग। तो कहाँ कहाँ कराती है, एक तो इसमें महाराष्ट्र में, ठीक है। सबसे पहले अगर आप बात करें तो सबसे पहले तो खैर केरल में, लेकिन मैं आपको अगर ऑर्डर बताऊं, ठीक है, पश्चिमी घाट का कैसा कैसा फैला हुआ है, तो देखना महाराष्ट्र के जस्ट नीचे अगर आप आएंगे क्या मिलेगा आपको, महाराष्ट्र के नीचे क्या मिलता है बताइए, गोवा के बाद क्या मिलेगा, कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक के बाद क्या मिलेगा, केरल के नीचे मिलेगा आपको तमिलनाडु। अगर आपसे पूछ दे एग्जाम में जो पश्चिमी घाट है कितने राज्यों में फैला हुआ है तो आपको बताना है 5, ठीक है। इधर पे तमिलनाडु और होगा, ठीक है, तो 5 राज्यों में। और अगर राज्यों के नाम पूछे तो राज्यों के नाम बता देना, ठीक है। याद रखना कि गोवा भी इसमें शामिल है। गोवा आपका छोटा है लेकिन इससे गोवा के थोड़े से भाग से पश्चिमी घाट निकला हुआ है, लोग बाग गोवा को छोड़ देते हैं और 4 राज्यों को टिक करके आते हैं और सवाल वहीं पर गलत हो जाता है। यानी अगर आप सीधी बात करते हैं तो अगर आप इस प्रकार से इसको बनाते हैं तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो देखिए इधर पे तो मिलेगा आपको महाराष्ट्र के बाद इधर पे छोटा सा गोवा के बाद इधर पे कर्नाटक के बाद केरल के बाद तमिलनाडु। तो ये राज्य आपको कुछ इस प्रकार से मिलेंगे। तो आप बात करेंगे कि इस जो आपका क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र, जो पश्चिमी घाट है इन्हीं राज्यों में फैला हुआ है। तो अगर आप पहली शाखा की बात करेंगे तो इन्हीं राज्यों में बारिश कराएगी। चलिए मान लीजिए पहली शाखा इधर पे आपकी बारिश करा दी। अब चलिए इधर में आगे देखेंगे, इसकी एक शाखा को पश्चिमी घाट रोक लेता है, रोक ली। यह पवनें क्या करती हैं, पश्चिमी घाट की ढलानों पर क्या करती हैं कि जो पश्चिमी घाट की ढलान है, पर्वत हैं पश्चिमी घाट में, तो इस प्रकार से ढलान बनेगी। अब यहाँ पे जो शाखाएं आके इधर पे टकराती हैं, ठीक है, टकरा गई इस भाग में। अब इस भाग में तो ये निकल नहीं पाती ना उतनी, ठीक है, ज़्यादा ऊंचाई पर जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं। ठंडी होने के कारण ये क्या करती हैं, इसको पार ना करके क्या करती हैं, यहीं पे बारिश करा देती हैं। तो एक घाट में घाट के एक साइड, ठीक है, घाट के एक साइड इसने बारिश करा दी। अब क्या होता है, पश्चिमी घाट की ढलानों पर 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ती हैं। ऊंचाई पर तो चढ़ती हैं, कितनी, 900 से 1200 मीटर है, यानी 1 किलोमीटर की अगर आप बात करें तो कर लीजिए 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई पर तो ये चढ़ती हैं। और क्या करती हैं, अतः पवनें तत्काल ठंडी हो जाती हैं। और ठंडी होने के कारण सह्याद्री किसको बोलते हैं, सह्याद्री महाराष्ट्र वालों ने इसको नाम दे रखा है पश्चिमी घाट को, याद रखना, ठीक है।
तो सह्याद्री की पवनाभिमुख ढाल, पवनाभिमुख ढाल हम इसको कहते हैं, जो ये दो ढालें बनती हैं ना आपकी, इन्हीं को हम पवनाभिमुख एक दूसरे के नाम देखते हैं। यानी इस साइड से बारिश हो गई तो ये आपकी पवनाभिमुख ढाल हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें देखिए इसमें क्या है कि ये जो ढालें बन गई दोनों किसकी, पर्वत की। तो एक ढलान में तो बारिश हो गई, अब सह्याद्री की पवनाभिमुख ढाल तथा पश्चिमी तटीय मैदान पर, ठीक है, पवनाभिमुख यानी जिस साइड पवन है, अगर इस प्रकार से अगर आप बात करेंगे तो इस साइड पवन है तो इसको हम कहेंगे पवनाभिमुख ढाल। अब देखिए इधर पे क्या है कि एक साइड तो बारिश करा दी, कितनी, तो इसके तटीय मैदान पर 200 से 250 से 400 सेंटीमीटर के बीच बारिश कराती है। यानी अगर आपने देखा था कि वहाँ पे देखा था कि यहीं पे सबसे ज़्यादा बारिश आपकी हो रही है। ठीक है, और क्या है आगे, पश्चिमी घाट को पार करने के बाद ये पवनें क्या करती हैं, नीचे उतरती हैं। अब जब पश्चिमी घाट को पार करती हैं तो 900 से 1200 मीटर जब ऊंचाई पर जाएंगी तो पवनें ठंडी हो जाती हैं, तो सारी पवनें ऊपर नहीं निकल पाती हैं, बहुत कम पवनें दूसरी साइड पहाड़ के पहुंच पाती हैं, पर्वत की दूसरी साइड बहुत कम पवनें पहुंच पाती हैं। ये पवनें नीचे उतरती हैं और गर्म होने लगती हैं, हमने नीचे उतरेंगी तो गर्म होने लगती हैं। इससे इन पवनों की आर्द्रता में कमी आती है, जैसे जैसे नीचे आएंगी गर्म होंगी तो आर्द्रता में कमी आएगी। ठीक है, परिणाम स्वरूप पश्चिमी घाट के पूर्व में इन पवनों के नाम मात्र की वर्षा होती है। सीधी सीधी बात है, ये रहा एक पर्वत, आप सह्याद्री मान लीजिए क्योंकि पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री कहते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने टकराया, बारिश करा दी, अब कुछ पवनें 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई तक जाएंगी, इसको पार करेंगी। अब इधर पे पार कर गई, अब नीचे की साइड जैसे ही आती है, नीचे की साइड आने पर टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, तो धीरे धीरे गर्म होने लगती है। यानी सीधी बात है कि इस क्षेत्र में, इस भाग में पर्वत के जो बारिश कराती हैं पवनें वो नाम मात्र की कराती हैं। ठीक है, यानी कम होगी बारिश। ठीक है, कम वर्षा का यह क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, ये ढलान है, ये वाली आपकी कौन सी कहलाएगी, ये कहाएगी आपकी पवन विमुख ढाल। ठीक है, पवन विमुख यानी इस साइड पवन है, वृष्टि छाया यानी इस साइड छाया सी पड़ गई एकदम पानी की, और पानी यहाँ पे नहीं बरस पा रहा है तो इसको हम वृष्टि छाया कहते हैं। इस चीज़ को याद रखना, वृष्टि छाया और पवनाभिमुख, इनके नाम याद रखना। अब देखिए कोझीकोड, ठीक है, कोझीकोड, मंगलोर, पुणे और बंगलोर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी कहाँ मिल रही, तो पश्चिमी घाट में ही मिल रहे हैं क्षेत्र। ठीक है, तो कौन कौन सी आपकी, कोझीकोड, मंगलोर, पुणे, बंगलोर में होने वाली वर्षा की मात्रा, उनमें अंतर ज्ञात कीजिए। अब हम इसको बाद में देखेंगे, अब चलिए इसकी सेकंड शाखा की बात करते हैं। तो अरब सागर की एक शाखा तो हमने कहाँ पर कर दी, एक तो हमने पश्चिमी घाट से टकरा दी, दूसरी देखिए अरब सागर से उठने वाली मानसून की दूसरी शाखा मुंबई के उत्तर में नर्मदा और तापी की घाटियों से इक्या करती है। नर्मदा और तापी की घाटियों में इसको मिल जाती है जगह, और जैसे ही इनको जगह मिलती है तो घुसती कहाँ पे हैं, तो एमपी के साइड अंदर को चली जाती हैं, यानी मैदानों में इनको जगह मिल जाती है। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप इस प्रकार से देखते हैं तो नर्मदा तापी और इधर पे आपको पूरा घाट मिलेगा। ठीक है, तो अरब सागर से उठने वाली मानसून की दूसरी शाखा मुंबई के उत्तर में, मुंबई इधर पे अगर मिलेगा तो ये मुंबई का उत्तर हो गया। तो मुंबई के उत्तर में हमने देखा था ना कि नर्मदा और तापी दो ऐसी बड़ी नदियां हैं जो कि कहाँ पे, पूरब को ना जाके पश्चिम की साइड जाती हैं। ठीक है, यानी इनकी दिशा कैसी है, पश्चिम। तो ये क्या कहते हैं, भ्रंश घाटी से चलती हैं नदियाँ। ठीक है, भ्रंश घाटी से, तो उन घाटियों में क्या है, उधर पर पर्वत पठार तो है नहीं। अब पर्वत पठार है नहीं तो हवा को कोई रोक नहीं पाएगा। अब पर्वत पठार ना होने के कारण, वो पर्वत ना होने के कारण हवाएं नहीं रुकेंगी, और नहीं रुकेंगी तो मैदानों में प्रवेश करेंगी। तो एक शाखा हमने कहाँ देखी, एक शाखा देखी हमने पश्चिमी घाट, और दूसरी शाखा नर्मदा और तापी की जो नदियों की घाटियां हैं उससे जो है मध्य भारत में जो पवनें हैं प्रवेश कर जाती हैं। अब मध्य भारत में नर्मदा और तापी की घाटियों से होकर मध्य भारत में दूर तक वर्षा कराती हैं, और ये कहाँ तक पहुँचती है, देखिए छोटा नागपुर पठार से इस शाखा से, छोटा नागपुर पठार में इस शाखा से 15 सेंटीमीटर बरसात होती है। छोटा नागपुर पठार आपको कहाँ मिलता है, झारखंड। अगर आपको मैप ध्यान हो, नहीं ध्यान हो तो आप लोग देख लेना कि एक तो आपको महाराष्ट्र देखना है, तो महाराष्ट्र शायद आपको पता होगा कहाँ है। महाराष्ट्र के जस्ट ऊपर नर्मदा तापी की घाटियाँ मिलेंगी। ठीक है, बिंद सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मिलेंगी। तो जब बिंद सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कुछ इस प्रकार से फैली हुई है, ठीक है, अगर आप देखें तो बिंद सतपुड़ा की पहाड़ियाँ यहीं टकराने के चांस नहीं है। अगर इस प्रकार से पवनें आएंगी तो बिंदु सतपुड़ा की पहाड़ियों से टकराएंगी नहीं, उसके पैरेलल यानी समांतर निकल जाएंगी। अब निकल के कहाँ तक जाती हैं, निकल के पहुँचती हैं झारखंड, क्योंकि झारखंड में ही आपका छोटा नागपुर का पठार मिलता है। ठीक है, यानी पूरा एमपी का मैदान नाक के निकल जाएंगी। ठीक है, उसको निकल जाएंगी। ठीक है, छत्तीसगढ़ भी थोड़ा बहुत मिलेगा इनको, और पहुंचती कहाँ पे है, तो ये छोटे नागपुर पठार में, मतलब थोड़ी बहुत बरसात, कितनी ज़्यादा नहीं, थोड़ी ही शाखाएं पहुंच पाती हैं छोटा नागपुर पठार। लेकिन ये बताने का तरीका है
कि कहाँ तक चली जाती हैं, तो नर्मदा तापी की घाटियों से निकलकर छोटा नागपुर पठार तक निकल जाती हैं। यानी सीधी सीधी बात है कि अगर इनको अगर इनको पर्वत नहीं मिल रहा है तो टकराएंगे, और टकराएंगे नहीं तो बारिश भी नहीं कराएंगे। ठीक है, अब देखिए आगे, छोटा नागपुर पठार में इस शाखा से 15 सेंटीमीटर बरसात होती है, हो गई। यहाँ यह गंगा के मैदान में प्रवेश कर जाती है। यहाँ इनको मिल जाता है यूपी बिहार के गंगा के मैदान, और बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखाओं से मिल जाती है। अब आप कहेंगे कि बंगाल की खाड़ी की शाखाएं यहाँ पर आती कैसे हैं। अभी तो हमने देख लिया कि जो है नर्मदा तापी से प्रवेश करके, नर्मदा तापी की घाटियों से प्रवेश करके ये मानसून की जो धाराएं हैं जा रही हैं, ठीक है, निकल रही हैं पवनें। लेकिन ये पहुँची कहाँ पे, तो यूपी के मैदान में पहुँच गई, गंगा घाटी यूपी बिहार के मैदान में, झारखंड में पहुँच गई, छोटा नागपुर पठार पर पहुँच गई। लेकिन यहाँ पे इनको कौन मिलता है, तो इधर पे इनको मिलती हैं बंगाल की खाड़ी की शाखाएं। कैसे मिलती हैं, अब हम थोड़ा आगे जाएंगे, फिर जब मिलेंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ से इस प्रकार से मिलती हैं। ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे। अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, क्योंकि 3 शाखाओं में बढ़ती थी, अब ये पहुँची है कहाँ, गुजरात। ठीक है, इस मानसून की तीसरी शाखा सौराष्ट्र प्रायद्वीप, कहाँ पे, कच्छ है, सौराष्ट्र प्रायद्वीप कच्छ से टकराती हैं। कच्छ बोले तो गुजरात। ठीक है, तो गुजरात में पहुंच गई। अब गुजरात से प्रवेश करेंगी। यहाँ यह अरावली के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान को लांघती हैं। यानी सीधी सीधी बात है, अगर आप अरावली को देखें तो इस प्रकार से राजस्थान में फैली हुई है, और इसी प्रकार से हवाएं जो हैं चल रही हैं। तो क्या करती हैं, अरावली के पैरेलल चल रही हैं, यानी टकराने का कोई चांस नहीं बनेगा। ठीक है, अरावली को अगर आप बात करें तो ये रही अगर आपकी अरावली, और ये रही अगर आपकी पवनें, तो ये अरावली से नहीं टकराएंगी। अरावली से नहीं टकराएंगी तो अरावली से ना टकराने के कारण राजस्थान को पूरे को पार कर जाती हैं। राजस्थान में बारिश ही नहीं कराती हैं, निकल गई। टकराएंगी कहाँ पे, टकराएंगी जाके कहाँ पे, तो टकराती हैं जाके हिमालय में, शिवालिक में। उस शिवालिक में टकराने के कारण ये उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा बारिश कराती हैं और बाढ़ की स्थिति बनाती हैं। ठीक है, और इतनी ज़्यादा बारिश कराती हैं क्योंकि इनको कहीं पर टकराने की जगह नहीं मिली, सीधी जाती हैं शिवालिक से टकराने, और सीधी जब शिवालिक से टकराती हैं तो बारिश कराती हैं कहाँ पे, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में इतनी बारिश कराती हैं कि बाढ़ की स्थिति हमेशा वहाँ पे हल्की फुल्की बनी रहती है। अब देखिए आगे क्या है कि राजस्थान को तो लांघ जाती हैं, यानी राजस्थान को तो पूरा निकल जाती हैं, यानी राजस्थान में बिल्कुल बारिश नहीं कराएंगी, और बहुत ही कम बरसात कराती हैं। पंजाब और हरियाणा में भी यह बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखाओं से मिल जाती हैं। अब इस चीज़ को थोड़ा देखना कि यहाँ पे पंजाब और हरियाणा में बंगाल की खाड़ी की शाखा पहुँची कैसे, तो इसको हम थोड़ा देखेंगे आगे। जब बंगाल की खाड़ी की शाखा पढ़ेंगे आपको बस याद रखना है, ये दोनों शाखाएं एक दूसरे के सहारे प्रबलित होती हैं। पश्चिमी हिमालय विशेष रूप से धर्मशाला में बरसात कराती हैं। धर्मशाला आपको कहाँ मिलेगा, तो उत्तराखंड में तो मिलता है, तो उसी चीज़ की तो बात की हम लोगों ने। चलिए आगे देखिए अब बंगाल की खाड़ी की शाखा को अगर आप देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो देखिए हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनें। तो जो बंगाल की खाड़ी की पवनें उठती हैं वो इंडिया में प्रवेश कैसे करती हैं। वैसे तो अगर आपने देखा था कि ये इंडिया है और ये पवनें अगर इस प्रकार से चल रही हैं, तो बंगाल की खाड़ी में इस प्रकार से चल रही हैं, तो कोई चांस ही नहीं है कि इंडिया में प्रवेश करें, नहीं है ना। लेकिन उत्तर पूर्व के राज्य और आपको मिलेगा म्यांमार में फैला हुआ है आपका पूर्वांचल, फूला नहीं है फैला है पूर्वांचल। पूर्वांचल आपका किसका पार्ट है, हिमालय का। पूर्वांचल यानी हिमालय की ऊंची ऊंची पूर्व की पहाड़ियाँ, तो उसको हम कहते हैं पूर्वांचल। देखिए बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों की शाखा म्यांमार के तट तथा दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश के थोड़े से भाग से टकराती है। ठीक है, तो ये टकराती आखिरकार कहाँ है, अगर आप देखें तो देखिए हिमालय कुछ आपका अगर इस प्रकार से फैला हुआ है, तो इस प्रकार से इसकी एक शाखा इधर पे आती है। कहाँ पे आती है, म्यांमार में। म्यांमार में इसको नाम दिया जाता है अराकानी ओमा। एग्जाम में सीधे सीधे पूछता है कि म्यांमार में हिमालय पर्वत को क्या नाम दिया जाता है। वनडे एग्जाम में पूछता है क्या नाम है, यानी म्यांमार के जो लोग हैं हिमालय पर्वत को क्या कहते हैं। तो हम तो उसको हिमालय कहते हैं, लेकिन वो लोग क्या कहते हैं, अराकान योमा की पहाड़ियाँ। क्या कहते हैं, अराकान योमा की पहाड़ियाँ। तो ये क्या करता है कि अगर आप इधर पे देखें तो इस प्रकार से अगर आपकी बंगाल की खाड़ी की शाखाएं, बंगाल की खाड़ी की अगर इस प्रकार से आ रही हैं और इधर पे इसको हिमालय पर्वत मिल जाएगा, उत्तर पूर्व की पहाड़ियाँ जो आपकी गारो खासी जयंतिया, बहुत सी मिकिर आइलो उधर पे पहाड़ियाँ आपकी हैं, तो उससे क्या होगा, उससे शाखा जो है टकराएगी। अब टकराने के कारण क्या होता है, इस प्रकार से दिशा चेंज कर देती है अपनी। ठीक है, ये टकरा गई और अब इधर पे देखना रेड कलर से इस प्रकार से दिशा चेंज करती है, और जैसे इस प्रकार से दिशा चेंज
करती है तो उत्तर भारत के मैदानों में प्रवेश कर जाती है। टकराने के कारण दिशा चेंज करेगी, दिशा चेंज करने के कारण उत्तर भारत के मैदानों में टकरा जाती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इधर पे बंगाल की खाड़ी की शाखा उत्तर भारत में कैसे पहुंचती है और अरेबियन सी की शाखा इधर पे मिल जाती है, ठीक है, गंगा घाटी में या गंगा के मैदानों में, तो वहाँ पे बारिश आपकी होती है। अब थोड़ा आगे देखिएगा, बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों की शाखा म्यांमार के तट तथा दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश के एक थोड़े से भाग से टकराती है, किंतु म्यांमार के तट पर स्थित अराकान पहाड़ियाँ हिमालय का ही हिस्सा है और हम इंडिया में इसको पूर्वांचल कहते हैं, ठीक है। अराकान पहाड़ियाँ इस शाखा के एक बड़े हिस्से को भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित कर देती हैं। तो अगर इस प्रकार से पहाड़ी है, इस शाखाएं इस प्रकार से टकरा रही हैं, तो इन शाखाओं को मोड़ जो है, ये पहाड़ियाँ इन शाखाओं की मोड़ कुछ इस प्रकार से कर देती है और जिसके कारण क्या होती है, उत्तर भारत में ये प्रवेश कर जाती हैं, ठीक है। तो इधर पे देखिए, इस प्रकार मानसून पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में दक्षिण पश्चिम दिशा की अपेक्षा, यानी पूरी इनकी दिशा की जो है दिशाएं चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो है मानसून पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में दक्षिण पश्चिम दिशा की अपेक्षा कैसा हो जाता है, दक्षिण हो जाता है और दक्षिण पूर्वी दिशा में प्रवेश करती हैं। यानी पहले तो हम बोल रहे थे कि दक्षिण पश्चिम मानसून, लेकिन अब इनकी दिशा टकराने के कारण और टकरा के वापस बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल से प्रवेश करने के कारण, यूपी के मैदानों और गंगा के मैदान बिहार तक जाने के कारण क्या होता है कि इस प्रकार से पलटती हैं जब अपना इस प्रकार से, तो इनका जो है नाम जो है चेंज हो जाएगा और हमें ऐसा लगता है कि दक्षिण पूर्व से आती हुई हमें प्रतीत होती हैं, ठीक है, वो दक्षिण है, ठीक है। और बात यह कि ओनली हिमालय के पर्वत, हिमालय का एक हिस्सा पूर्वांचल जिसको म्यांमार में अराकान यूमा कहते हैं, उससे टकराने के कारण अपनी दिशा को चेंज करती हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या है, यहाँ से यह शाखा हिमालय पर्वत, अभी जो शाखा है हिमालय पर्वत तथा भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित तापीय निम्न दाब के प्रभावाधीन दो भागों में बंट जाती है। तो ये अभी क्या है कि निम्न दाब में के प्रभाव में पहुंच चुका है, ठीक है। इसकी एक शाखा गंगा के मैदान के साथ साथ पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और पंजाब के मैदान तक पहुंच जाती है, और दूसरी शाखा जो इसकी है, इसकी दूसरी शाखा उत्तर तथा उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी में बढ़ती है। यानी सीधी सीधी बात है, एक तो इसकी ब्रह्मपुत्र घाटी में, ब्रह्मपुत्र आपको पता है कहाँ फैली हुई है, सबसे ज़्यादा असम में फैली हुई है, लेकिन कोई इसकी और एक दूसरी शाखा जो है कहाँ पे चली जाती है, तो यूपी के मैदानों में, यानी गंगा के मैदानों में चली जाती है। चलिए आगे देखिए, यह शाखा वहाँ विस्तृत क्षेत्रों में वर्षा कराती है। इसकी एक उप शाखा मेघालय में स्थित गारो और खासी की पहाड़ियों से टकराती है। खासी पहाड़ियों के शिखर पर स्थित मौसिनराम विश्व की सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है, यानी विश्व की सबसे ज़्यादा बारिश वाला क्षेत्र मेघालय में स्थान मौसिनराम, याद रखना इंपोर्टेंट है, वन लाइनर है, बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको इसको बार बार बता देती हूँ। अब देखिए आगे, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इधर से जब इस प्रकार से जो हमने शाखा देखी थी, जो आपकी कच्छ से प्रवेश कर रही थी, वो कुछ इस प्रकार से आ रही थी और इस प्रकार से इस शाखा इधर से आ गई, तो टकरा गई ना। इसी चीज़ को तो बार बार लिख रहे थे वहाँ पे वो लोग कि क्या करती है कि अरब सागर से आने वाली शाखाओं से टकरा जाती है और यहाँ पे बारिश कराती है। चलिए आगे देखिए, यहाँ जानना महत्वपूर्ण है कि तमिलनाडु तमिलनाडु तट वर्षा ऋतु में शुष्क क्यों रहता है, क्योंकि वहाँ पर मानसून ही नहीं रहता है, और जब मानसून नहीं रहेगा हवाएं रहेंगी, हवाएं जो है आंतरिक भाग में चली आती हैं, और हवाएं आंतरिक भाग में चले आने के कारण जो वहाँ पे क्षेत्र जो है शुष्क हो जाता है तमिलनाडु में। इसके दो कारण हैं, तो देखिए दो कारण क्या हैं। पहली बात तो तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों के समांतर है, यानी तमिलनाडु तट की अगर आप बात करें, यहाँ पे तमिलनाडु बना दीजिए, तो देखिए बंगाल की खाड़ी की अगर बात करें तो कुछ इस प्रकार से, तो कहाँ टकरा जाएंगी भाई, बिल्कुल इसमें कोई चांस ही नहीं है कि तमिलनाडु के तट से टकराएंगी, तो इसी साइड चली जा रही हैं और टकरा के जाती कहाँ पे, तो उत्तर भारत के मैदानों में प्रवेश कर जाती हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो तमिलनाडु में तो इसके चांस ही नहीं है क्योंकि समांतर बहती हैं। चलिए इसमें दूसरी बात अगर आप देखते हैं तो यह दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब सागर में क्या होता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की जो अरब सागर की शाखा प्रवेश करती है उसके वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाती हैं। यानी अगर आप इस प्रकार से बनाते हैं तो इधर पे अगर आप पश्चिमी घाट बनाते हैं तो इस प्रकार से ही है, और ये जो भाग है इस साइड का ये कैसा हो जाता है, वृष्टि छाया का क्षेत्र हो जाता है। तो जो है आपका कि जब हम बोलते हैं कि उत्तर भारत में या फिर मानसून का समय चल रहा है, लेकिन जो है आपके तमिलनाडु में बरसात नहीं होती है। तमिलनाडु में आपकी आने वाले मानसून के साथ बरसात मिलेगी आपको और जाने वाले मानसून के साथ बरसात मिलेगी। जैसे अगर आप बात करते हैं तो अरब सागर की जब शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा जब इस प्रकार से जाती है ना वापस, तब ये तमिलनाडु के तट से टकराती है। देखिए इधर पे ये रहा, ठीक है, और जब इस प्रकार से जाएगी तब ये तमिलनाडु के तट से टकरा जाती है।
तभी बारिश करा देती है लौटते हुए मानसून के साथ। मानसून वर्षा की विशेषताएं, इसमें कुछ नहीं है, 1 मिनट में आपका पढ़ जाना है। मानसून वर्षा की विशेषताएं, क्योंकि सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ रखी हैं, इन्होंने एक साथ रख दी हैं। जैसे जैसे देखिए कि इन्होंने बता रखा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून जो आता है उसका समय, तो उसका समय हमें पता है कि जून से सितंबर के दौरान होता है, एक बात हो गई। दूसरी बात देखिए इधर पे, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात देखिए, मानसून वर्षा मुख्य रूप से उच्चावच अथवा भू आकृति द्वारा नियंत्रित होती है। बिल्कुल होती है, अभी अभी हमने तो देखा कि पश्चिम से टकराती है, पश्चिमी घाट, पश्चिम से नहीं सॉरी पश्चिमी घाट से टकराती है, इधर हिमालय से टकराती है, इधर अराकान यूमा से टकरा के वापस चले जाते हैं, ठीक है। तो मानसून अपनी दिशा बदल देता है, हवाएं पलट जाती हैं, तो ये भू आकृति पर ही तो निर्भर कर रही हैं, ठीक है। भू आकृति पर नियंत्रण है। उदाहरण के तौर पर पश्चिमी घाट की पवनाभिमुख ढाल कितना बारिश पाती है, तो 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। पवनाभिमुख यानी जहाँ पे पवन हो, वृष्टि छाया, जहाँ पे छाया पड़ गई हो, ठीक है। इसी प्रकार उत्तर पूर्वी राज्यों में होने वाली भारी वर्षा के लिए भी वहाँ की पहाड़ियाँ ही जिम्मेदार हैं। मिकिर, बराइल, गारो, खासी, जयंतिया, एक और थी, 6 पहाड़ियाँ थी, उसका नाम याद नहीं आ रहा। मिकिर, बराइल, एक और थी, आप लोग देख लेना। उसमें आपका जो उच्चावच वाला चैप्टर था पहाड़ियों वाला, जो उत्तर पूर्वी की पहाड़ियाँ पढ़ाई थी मैंने, उसमें बताई थी मैंने आपको 6, किताब में नहीं है लेकिन मैंने वीडियो में बताया था, नहीं देखा है तो देख लेना जाके, ठीक है। 6 पहाड़ियाँ थी, मिकिर, बराइल, गारो, खासी, जयंतिया। तो ये आपकी 5 तो हो गई, एक का नाम याद नहीं आ रहा है, देख लेना। तो ये जब 6 पहाड़ियाँ उधर पर मेघालय में एक साथ मिलती हैं और एक साथ मिलने के कारण क्या करती हैं, हवाओं को अपने अंदर कर लेती हैं और निकलने नहीं देती हैं उसको, ठीक है। तो क्या होता है कि जो पहाड़ियाँ उत्तर पूर्व में हैं, जो पहाड़ियाँ, वो भी जिम्मेदार हैं, यानी सीधी सीधी बात है कि उच्चावच जिम्मेदार हैं। अब तीसरी बात देखते हैं, तो समुद्र से बढ़ती दूरी के साथ मानसून वर्षा में घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि आर्द्रता उसकी कम होती जाती है, और जैसे स्थल में जो है धाराएं प्रवेश करती हैं तो फिर उनको आर्द्रता नहीं मिलती है, ठीक है। समुद्र से आर्द्रता लाती हैं, लेकिन जैसे जैसे अंदर की ओर जाती हैं उनको आर्द्रता नहीं मिलती है। तो जैसे जैसे अंदर की ओर मानसून पवनें जाती हैं स्थल में, तो उनकी बारिश की क्षमता घटती जाती है, ठीक है। तो देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि में कोलकाता में 199 सेंटीमीटर, पटना में 105 सेंटीमीटर, इलाहाबाद में 76 और दिल्ली में 56। तो इस प्रकार की वर्षा कराता है। अगर आप बोले तो कोलकाता कहाँ है आपका, कोलकाता आपको कहाँ मिलेगा, तो कोलकाता आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल आपका तटीय क्षेत्र है, ठीक है। और बात करिए इसने पटना की, तो देखिए कोलकाता के जैसे ही आप और अंदर की साइड जाएंगे पश्चिम बंगाल की, तो मिलेगा आपको बिहार मिलता है। पटना बिहार के और अंदर की साइड जाएंगे, यानी और स्थल की साइड जाएंगे तो मिलेगा उधर पे आपको यूपी में मिलता है हमें इलाहाबाद, और थोड़ा अंदर की साइड जाएंगे तो दिल्ली, यानी सीधी सीधी दिल्ली मिलेगी। यानी सीधी सीधी बात है कि मतलब जैसे ही हम तटीय क्षेत्र से अंदर की ओर चले जाते हैं तो बारिश की मात्रा कम होती जाती है। अब आगे देखिए क्या है कि इसमें चौथा पॉइंट क्या बताया है इन्होंने, किसी एक समय में मानसून वर्षा कुछ दिनों के लिए आर्द्र दौरों में आती है। बस सीधी बात यह है कि विच्छेद की बात कर रहा है कि आपकी बरसात ऐसी नहीं कि एक दिन हो रही तो लगातार हो रही 4 महीने तक, ऐसा नहीं होता है। 1-2 दिन बरसात होगी, 5-6 दिन का गैप करेगी, फिर बरसात होगी, फिर गैप करेगी, अब बीच में तोड़ रही है, ठीक है, ब्रेक कर रही है, तो उसको हम विच्छेद कहेंगे। तो किसी एक समय में मानसून वर्षा कुछ दिनों के आर्द्र दौरों में आती है। इस गीले दौरों में कुछ सूखे अंतराल भी आते हैं जिन्हें विभंग या विच्छेद कह देते हैं। विच्छेद मीन्स होता है तोड़ना, संधि विच्छेद नाम से आपको याद होगा। वर्षा के इन विच्छेदों का संबंध उन चक्रवाती अवदाबों से होता है जो बंगाल की खाड़ी के शीर्ष पर बनते हैं और मुख्य भूमि में प्रवेश कर जाते हैं। इन अवदाबों की बारंबारता और गहनता के अतिरिक्त इनके द्वारा अपनाए गए मार्ग भी वर्षा के स्थानिक वितरण को निर्धारित करते हैं, क्योंकि मानसून को खींच देते हैं। जैसे जैसे अपने रास्ता बदलेंगे वैसे ही उसको खींच देते हैं। अब 5 नंबर की बात करिए, देखिए इसमें क्या है कि ग्रीष्मकालीन वर्षा जो होती है मूसलाधार होती है, जिससे बहुत सा पानी बह जाता है और मिट्टी का अपरदन होता है। क्योंकि देखिए मूसलाधार होती है, बरसात का मौसम, बरसात मूसलाधार होगी। अब मूसलाधार बरसात होगी तो क्या करती है, पानी तेज बहेगा, ठीक है, पानी तेज बहेगा तो क्या होगा, मिट्टी का अपरदन यानी मिट्टी कटेगी वहाँ से, ठीक है। जैसे कि अगर आप बात करेंगे उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में जो बरसात होती है ना, ज़्यादा बरसात होती है तो वहाँ पे जो है मिट्टी को काट के लाती है, यानी अपरदन करती है, ठीक है। तो ये अपरदन हो गई, ठीक है। अब आगे देखिए 6 नंबर, भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में मानसून का अत्यधिक महत्व है। यानी अगर आप भारत की कृषि की बात करें तो वो मानसून पर ही निर्धारित होती है,
क्योंकि देश में होने वाली कुल वर्षा का 3/4 भाग दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु से प्राप्त होता है। 3/4 भाग अगर आप देखते हैं तो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही बरसात होती है हमारे यहाँ पे, और मानसून से ही जो हमारा देश है कृषि प्रधान देश है, और जो मानसून आता है उसी पर कृषि के लिए हम लोग जो है रहते हैं। ठीक है, यानी कि जब जैसे ही आपका मानसून आएगा वैसे ही कृषि होना प्रारंभ होती है, वैसे ही फसलें आपकी बोई जाती हैं, यानी इसी पर निर्धारित है मानसून पर हमारी कृषि। आगे देखिए क्या है और क्या दिया हुआ है, कितने पॉइंट हो गए, 7 नंबर पॉइंट। मानसून वर्षा का स्थानिक वितरण भी असमान है। बिल्कुल, अब असमान तो होगा ही, पहले ही बताया कि जैसे ही तटीय भागों के अंदर अंदर हम लोग, जैसे देखिए इधर पे तटीय भाग, इसके थोड़ा अंदर, इसके और अंदर, इसके और अंदर, जैसे जैसे अंदर अंदर जाएंगे तो जो है आर्द्रता कम होती जाएगी। आर्द्रता कम होगी तो बरसात की मात्रा कम होगी। अगर आप देखें तो 250 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा देखने को मिली है, यानी 12 सेंटीमीटर से 250 से भी अधिक। कहीं कहीं पे अभी जैसे हमने मेघालय में देखा था, और ठीक है, और थोड़ा बहुत आपका पश्चिमी घाट का हिस्सा देखा था, वहाँ पे तो आपकी 400 के आसपास वर्षा हो रही थी, 400 सेंटीमीटर की। चलिए आगे देखिए और क्या है। कई बार पूरे देश में या इसके एक भाग में वर्षा का आरंभ काफ़ी देर से होता है, यानी कभी कभी हो जाता है कि आपकी 1 जून को ना वर्षा आता है। ठीक है, हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए। ठीक है, हो सकता है जब आपकी केरल का तट हिट करने के लिए वर्षा लेट होगी या मानसून लेट होगा तो पूरे देश में भी तो लेट होगा। तो वही चीज़ बता रखा है कि कभी कभी क्या होता है, पूरे देश में या देश के कुछ भागों में वर्षा का जो आरंभ होता है थोड़ी देर लगा लेता है। ठीक है, अब हर चीज़ टाइम पे थोड़ी ना होती, थोड़ा बहुत समय लग जाता है। अब लास्ट पॉइंट अगर आप देखते हैं 9 नंबर, तो क्या है, कई बार वर्षा सामान्य समय से पहले समाप्त हो जाती है। यानी अगर आप बोले कि जैसे आपने बोला जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो हो सकता है कभी कभी सितंबर से थोड़ी पहले समाप्त हो जाए। ठीक है, या हो सकता है लेट आए या फिर जल्दी समाप्त हो जाए। तो ये चीज़ें आपकी कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि बिल्कुल एक ही समय पर आएगी, एक ही समय पर बरसात कराएगी कि 5 जून को बरसात इस साल हुई तो 5 जून को बरसात अगले साल होगी, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी लेट भी हो जाती है, कभी कभी जल्दी चली भी जाती है। इससे खड़ी फसलों को तो नुकसान पहुंचता ही है, शीतकालीन फसलों को बोने में भी कठिनाई आती है। लेकिन अगर मानसून की डिस्टर्बेंस होती है तो हमें फसलों में प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि फसलों का समय डिस्टर्ब होता है। चलिए आगे देखिए, चीज़ें हमने देख ली हैं। चीज़ें हमने क्या देखी, मानसून पवनों की विशेषताओं से क्या होता है। अब बात करेंगे मानसून के निर्वर्तन की ऋतु। जल्दी जल्दी देखते हैं, निर्वर्तन मीन्स क्या होगा, लौटना। तो लौटना की देखिए क्या है कि मानसून के निर्वर्तन की ऋतु क्या है। जैसे मानसून लौटता है तो क्या होता है, तो मानसून लौटता कब है, मंथ देखिए अक्टूबर से नवंबर के महीनों को मानसून के निर्वर्तन की ऋतु कहा जाता है। यानी इधर पर मानसून जो है आपका लौट रहा है। सितंबर के अंत में क्या होता है, सूर्य के दक्षिणायन होने की स्थिति में गंगा के मैदान पर स्थित निम्न वायुदाब की द्रोणी भी दक्षिण की ओर खिसकना आरंभ हो जाती है। यानी सीधी सीधी बात है कि अगर आप सितंबर की बात करेंगे, सितंबर के महीने में क्या होने लगता है कि जो सूर्य है मकर रेखा पर पड़ना स्टार्ट कर देता है धीरे धीरे, यानी दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करना करेगा तो हमारे यहाँ पे पड़ने लगती है सर्दी। ठीक है, यानी गंगा के मैदान पर जो निम्न दाब का क्षेत्र बन रहा था सूर्य के उत्तरायण होने के कारण, अब वो निम्न दाब का क्षेत्र खिसकेगा, कहाँ जाएगा, वो जाएगा दक्षिण में, कहाँ पे, मकर रेखा पर। आगे देखिए, इससे दक्षिण पश्चिम मानसून जो है कमजोर पड़ने लगता है और मानसून जो है पीछे की साइड खिसकने लगता है। मानसून सितंबर के पहले सप्ताह में पश्चिमी राजस्थान से लौटने लगता है। याद रखना, राजस्थान से लौटना स्टार्ट करता है। इस महीने के अंत तक मानसून राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी गंगा के मैदान तथा मध्यवर्ती उच्च भूमियों में लौट जाता है। यानी धीरे धीरे मानसून जो है पीछे की साइड लौट रहा है। ठीक है, अक्टूबर के आरंभ में बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों में स्थित हो जाता है। तो ये कहाँ गया, अक्टूबर के आरंभ में क्या हो रहा है, बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों में अगर आप बात करते हैं तो ये लौट रहा है। ठीक है, तथा नवंबर के शुरू में यह कहाँ पहुंचता है, कर्नाटक और तमिलनाडु की ओर बढ़ जाता है, यानी वापस जा रहा है। दिसंबर के मध्य तक निम्न वायुदाब का केंद्र प्रायद्वीप से पूरी तरह हट जाता है। यानी आप दिसंबर की बात करें तो दिसंबर में आपके यूपी, एमपी, बिहार में यानी उत्तर भारत में तो आपका अच्छा खासा सर्दी पड़ता है। लेकिन दिसंबर के महीने में जो है पूरा वायुदाब, निम्न वायुदाब यहाँ से हट जाता है। यानी सीधी सीधी बात है कि सूर्य दक्षिणायन हो जाता है और दक्षिणायन होने के कारण दक्षिणी गोलार्ध में दिसंबर के महीने में वहाँ पे गर्मी पड़ने लगेगी। अब यहाँ पे सूर्य क्या है, दक्षिणायन हो गया। अब दिसंबर में दक्षिणायन हो गया तो यहाँ से निम्न वायुदाब भी आपका हट जाएगा। ठीक है, जब निम्न वायुदाब हट जाएगा तो उसको कोई टेंशन नहीं रहा है, वो हवाओं को खींचेगा नहीं अपनी साइड। ठीक है, बात खत्म। अब देखिए, मानसून के निर्वर्तन की ऋतु में आकाश स्वच्छ हो जाता है। जैसे ही मानसून वापस जाता है तो आकाश आपको साफ दिखेगा और तापमान बढ़ने लगता है। ठीक है, बढ़ने लगता है। जमीन में अभी भी नमी है। ठीक है, जमीन में अभी भी नमी है। उच्च
तापमान और आर्द्रता की दशाओं से मौसम कैसा होने लगता है, कष्टकारी होने लगता है। आमतौर पर इसे कार्तिक मास की ऊष्मा हम कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए अक्टूबर माह के उत्तरार्ध में, जो अक्टूबर महीना है उसके उत्तरार्ध यानी आप अक्टूबर महीने की स्टार्टिंग की बात करिए, अक्टूबर माह के उत्तरार्ध में तापमान तेजी से गिरने लगता है। अब क्या हुआ कि अक्टूबर महीना जैसे ही आपका लगता है तो क्या होता है, सर्दियों का मौसम आने लगता है, टेम्परेचर नीचे की साइड गिर रहा है। ठीक है, तापमान में यह गिरावट उत्तर भारत में विशेष तौर पर देखी गई है। तो देखिए दक्षिण में उतना प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं ना, तो वहाँ पे ज़्यादा सर्दी पड़ती है ना ही गर्मी पड़ती है। लेकिन अगर आप उत्तर भारत में देखेंगे तो उत्तर भारत में अक्टूबर के महीने से सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, और टेम्परेचर तेज़ी से गिरने लगता है, तो ये प्रभाव आपको उत्तर भारत में ही मिलेगा। अब देखिए आगे क्या देखा गया है, मानसून के निर्वर्तन की ऋतु में मौसम जो है उत्तरी भारत में सूख जाता है, यानी मौसम सूख जाता है, यानी सर्दियाँ तो आपकी आ जाती हैं लेकिन बरसात चली जाती है। जबकि प्रायद्वीप के पूर्वी भागों में बरसात होती है, यहाँ पर क्या होता है, बरसात होती है। ठीक है, सर्दियों में आपकी दक्षिण में ही होती है। यहाँ अक्टूबर नवंबर वर्ष के सबसे अधिक वर्षा वाले महीने माने जाते हैं, क्योंकि जो लौटता हुआ मानसून है वो पहाड़ियों से जाकर फिर टकरा जाता है दक्षिण की। ठीक है, और दक्षिण की पहाड़ियों से टकरा जाता है तो वहाँ पे बारिश कराने लगता है, बस सीधी सीधी बात है। इस ऋतु की व्यापक वर्षा का संबंध चक्रवातीय अवदाबों के मार्गों से है, चक्रवातीय अवदाबों के मार्गों से है। चक्रवाती आपके चक्रवात जैसे चलेंगे उसी से तो प्रभाव पड़ेगा मार्ग पर। जो अंडमान समुद्र में, अब बात करेंगे हम द्वीप यानी अंडमान निकोबार के ऊपर पहुंचे, तो अंडमान समुद्र में ये पैदा होता है और दक्षिणी प्रायद्वीप के पूर्वी तट को पार करते हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, चक्रवातीय अवदाबों की। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात अत्यंत विनाशकारी होते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, क्योंकि उष्णकटिबंधीय पेटी में बन रहे हैं तो हम इसको उष्णकटिबंधीय चक्रवात बोलेंगे। अत्यंत विनाशकारी होते हैं और जो आपकी गोदावरी, कृष्णा और अन्य नदियों के घने बने डेल्टाई प्रदेश इन तूफानों के शिकार बनते हैं। तो जो डेल्टाई क्षेत्र हैं आपके गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो डेल्टा वाले क्षेत्र हैं और डेल्टा हैं तो यहाँ पे थोड़ा जो जनसंख्या है घनी रहेगी, तो यहाँ पे क्या होगा, घनी जनसंख्या के लोग हैं और वहाँ पे तूफान का शिकार ये लोग होते हैं। आगे देखिए, हर साल चक्रवातों से यहाँ क्या होता है, आपदाएं आती हैं। आपने देखा होगा कि तटीय क्षेत्रों पर आपदाएं आती हैं। ठीक है, कुछ इधर पे देखिए क्या है, इसको बाद में देखेंगे। कुछ चक्रवातीय जो तूफान है पश्चिम बंगाल में पहुँचते हैं, देखा होगा आपने। ठीक है, हिट करते हैं हर साल, बांग्लादेश में भी हिट करते हैं, म्यांमार के तट में भी टकराते हैं। कोरोमंडल तट पर होने वाली अधिकांश वर्षा इन्हीं अवदाबों चक्रवातों यानी तमिलनाडु की बात कर रहा है, चक्रवातों से प्राप्त होती है। ऐसे चक्रवाती तूफान अरब सागर में कम उठते हैं। तो कहाँ उठते हैं कम, अरब सागर में। उठते कहाँ हैं, तो बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल में उठने के कारण एक तो आपके पश्चिम बंगाल में हिट करते हैं, दूसरी बात इन्होंने बांग्लादेश और म्यांमार बताया हुआ है। लेकिन अगर आप इंडिया की बात करें तो पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के बाद ही उड़ीसा में भी हिट करते हैं अच्छा खासा। ठीक है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में तूफान लाते हैं। ठीक है, यानी इधर पे सीधी सीधी बात है, यहाँ पे लोग हिट करते हैं और बहुत ही जान मान का नुकसान होता है। ठीक है, इतनी बात हो गई आपकी। अब ये चीज़ है भारत की परंपरागत ऋतुएं, इसको पढ़ेंगे हम कल, क्योंकि टाइम हो चुका है आपका 50 मिनट के ऊपर। अब थोड़ा इधर पे अगर आप देखेंगे, गौर करेंगे तो इधर पे क्या दिखा हुआ है, तो देखिए ये तो शायद मैंने आपको बताया हुआ है कि वार्षिक वर्षा किस महीने की दी हुई है। 1 मिनट के लिए देखना, भारत में वार्षिक वर्षा दी हुई है, मतलब पूरे वर्ष का औसत वर्षा निकाली गई है। तो अगर आप बात करेंगे तो जितना ज़्यादा ब्लैक है यानी इस क्षेत्र में, और आप देखेंगे तो ये आपका इधर पर भी ये वर्षा दिखाई देगी हमें। तो ये वर्षा हमें दिखाई दे रही है तो 200 से अधिक होती है। अगर आप देखेंगे तो ये दोनों पहाड़ी क्षेत्र हैं आपके अच्छे खासे। अब बात करेंगे आप 100 से 200, फिर आप बात करेंगे तो 50 और 50 से कम अगर आप बात करेंगे तो बीच के क्षेत्रों में आपको अधिकतर 50 मिलेगी। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या है आपका कि यहाँ पे क्या है आपका जो आपका क्या है राजस्थान में आपका इधर पे क्या है, इधर पे मिलेगा आपको अरावली, और अरावली से टकराती नहीं है पवनें, इसको पार कर जाती हैं। हमने देखा था लांग जाती हैं यानी छलांग लगा के निकल जाती हैं। और अगर आप बात करेंगे इसमें, अगर आप बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, तो जब इसको इधर पे शिवालिक मिल जाता है तो ये पवनें दूसरी साइड जाने नहीं देती, यानी इधर पे टकरा जाती हैं, पवना बेमुख ढाल हो जाती है। ठीक है, और इस साइड की आपकी जो है वृष्टि छाया का क्षेत्र हो जाता है, तो फिर ऊपर की साइड नहीं जा पाती हैं। ठीक है, तो इसके कारण यहाँ पे बारिश आपको कम देखने को मिलेगी। ये वार्षिक वर्षा देख ली हमने। ठीक है, और इसको अगर आप देखते हैं तो क्या दिया हुआ, वार्षिक वर्षा की परिवर्तिता क्या दिया हुआ है, इधर पे क्या है, परिवर्तिता आपकी इधर पे दी हुई है। तो इसको थोड़ा देख लेना। चलिए अब देखते हैं हम आगे। तो मैंने क्या बताया आपको कि अब हमें देखना है क्या, अब हमें देखना है भारत के जलवायु प्रदेश नहीं, अब हमें देखना है
अब हमें देखना है भारत के परंपरागत ऋतुएं, इसको देखेंगे हम कल, ठीक है। और कल करेंगे हम इसका दी एंड, क्योंकि देखिए इधर पे थोड़ा बहुत ही आपका 2-2.5 पेज बचा हुआ है। इधर पे आपके क्वेश्चन आ गए हैं। और देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में लगे बेल आइकन को भी दबा प्रेस कर लेना, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो फेसबुक या इंस्टा की लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो आप उधर पर मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपका जो है डाउट क्लियर कर दूंगी। तो मिलेंगे कल इसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।